नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास विजेश सक्सेना। अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिनमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज इसरो वैज्ञानिक ने आसमान में एक बार फिर तिरंगा फहरा दिया है। इतिहास रचते हुए इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:30 बजे इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम से भी जाना जाता है। इनसैट 3DS भू स्थित कक्षा में स्थापित किए जाने वाली तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का मिशन है। यह मौसम से संबंधित जानकारी इसरो तक भेजेगा और इस सैटेलाइट को मौसम संबंधित भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए तैयार किया गया है। GSLV F-14 रॉकेट ने लॉन्चिंग के बाद इनसैट 3DS सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया। इसके बाद सैटेलाइट के सोलर पैनल्स भी खुल गए हैं, यानी अब इसरो के सैटेलाइट को सूरज से मिलने वाली रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी और यह काम करता रहेगा। इससे पहले मिशन की सफलता की कामना को लेकर इसरो चेयरमैन S सोमनाथन मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। चलिए अब आपको बताते हैं कि मौसम की जानकारी देने वाली इस सैटेलाइट की खूबियां क्या क्या है। इनसैट 3DS इसको मौसम सैटेलाइट कहा जाता है। इसका वजन 2274 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट से मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। साथ ही बादल, कोहरे, बारिश की स्टडी भी से की जा सकेगी। यह सैटेलाइट धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण को अलग अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए भी नजर आएगा। वायुमंडल के मौसमी पैरामीटर्स का वर्टिकल प्रोफाइल भी ये बनाएगा। इससे अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करने में और राहत बचाव कार्यों के दौरान मदद भी मिलेगी। पिछले 5 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। किसान आंदोलन में भिंडरावाले का एक पोस्टर भी देखा गया है। किसान आंदोलन में तलवार लहराते प्रदर्शनकारी देखे गए हैं। तो अब सोचिए, जो आंदोलन किसानों के नाम पर चलाया जा रहा है उसमें दंगाइयों का क्या काम है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तलवारबाज, ये पत्थरबाज, ये तीर कमान, भिंडरावाले के पोस्टर और ये लाठियां भांजने वाले अंदाज में खड़ा शख्स। ये तस्वीरें शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के बीच में ऐसे दिख रही हैं जैसे आंदोलन की आड़ में कोई बहुत बड़ी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा हो। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी होती है कि आखिरकार अन्नदाता के आंदोलन में भिंडरावाले के पोस्टर लेकर चलने वालों का मकसद क्या हो सकता है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। आपको बता दें कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अराजक तत्व आंदोलन की आड़ में अपने मंसूबे को कामयाब कराने की फिराक में दिख रहे हैं। यहाँ आप एक बार फिर देख सकते हैं कि प्रदर्शन में शामिल लोग हाथ में लाठी, तलवार और तीर कमान लिए नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ इन लोगों के हाथ में ऐसे पोस्टर हैं जिनमें प्रदर्शनकारी अपने हाथ में भिंडरावाले, दीप सिद्धू, अमृतपाल सिंह की तस्वीरें लिए हुए हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। सीमेंट के बैरिकेड के पीछे नकाबपोश शख्स हाथों में तलवार थामे बैठा है, जबकि एक शख्स तलवार लहराकर भीड़ को उकसाता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच ये कुछ लोग किसी जंग का मैदान तैयार कर रहे हों। आपको बता दें कि तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं।
आज अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, अपनी ताकत भी दिखाई। वहीं आंदोलन के 5वें दिन प्रदर्शनकारियों को तीतर-बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस साउंड गन लेकर भी आई है। किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सिंगू बॉर्डर पर किसी तरह पहुंच जाते हैं तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए इस साउंड गन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक खास तरीके की ये गन होती है जो कि अगर उसका फेस जो है वो किसानों की तरफ करके इसे चलाया जाए तो इतनी तेज आवाज़ होती है कि 5 से 7 मिनट तक किसानों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा और वो तितर-बितर हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद है। प्रदर्शनकारी किसानों को उम्मीद है कि केंद्र के साथ अगली बातचीत में कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। आप पहले कानून लाने का निर्णय ले लीजिए तो ये मोर्चे का सुखद हल निकल सकता है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल होगी, आपकी इच्छा शक्ति होगी कि हमारी सरकार किसान और खेत मजदूर के साथ बैठ के निपटने के लिए तैयार है तो हम कर सकते हैं। पूरे भारत का किसान एक है। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान पे वो हो रही बातचीत। आज क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए, क्या वो सरकार वार्ता करे, अच्छी तरह से वार्ता करे, समाधान हो किसी बात पर। अब तक किसान और केंद्र सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब देखना यह है कि केंद्र और किसान के बीच चौथे दौर की बातचीत रविवार के दिन क्या रंग लाएगी। वैसे आम जनता आंदोलन के 5वें दिन भी प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजकल लोगों को मोबाइल की लत इस कदर लगी है कि एक दिन फोन ना मिलने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। मोबाइल चलाने और रील्स देखने की लत किसी के घर के कलेश को भी पैदा कर सकती है। आधुनिक युग में तो लोगों को मानो रील्स का नशा हो गया है और ऐसे में अगर उन्हें मोबाइल चलाने से इनकार किया जाए तो लोग गलत कदम उठाने पर भी आमादा हो जाते हैं। दुर्ग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोबाइल की लत ऐसी है कि लोग खाने से लेकर सोने तक इसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। एक तरह से उनकी दुनिया मोबाइल तक ही सिमटती जा रही है। आलम यह है कि बात करने के दौरान भी फोन चलाने में व्यस्त रहते हैं। इसे लेकर कई बार परिवार के लोग रोक टोक करने लगते हैं, लेकिन यही रोक टोक उन्हें नागवार लगती है। दुर्ग में रोज की तरह ही सामान्य सा दिन था। पति काम से घर वापस आया। इस दौरान पत्नी रचना मोबाइल में रील्स देखने में व्यस्त थी, जिसके बाद पति ने पत्नी पर थोड़ा गुस्सा किया और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। पति की इस हरकत से आहत होकर पत्नी ने साड़ी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 5 साल की बच्ची ने जब कमरे में अपनी मां को पंखे से लटकता देखा तो वो डर गई और रोने लगी, जिसके बाद लोग रचना को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोबाइल में उसे ले लिया, मोबाइल में ध्यान मत दो, चलाना नहीं है करके उनको। तो ये सब मैं घर में नहीं था, सब जो कुछ हुआ तो ये सब मेरे नहीं था, तो ये सब की यही बस, इतना कोई बड़ा रीजन नहीं था सब करने का। बहरहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पति का आरोप है कि बच्ची की परवरिश में रचना का जरा भी ध्यान नहीं था। 6 साल की शादी, 5 साल की बच्ची। सोचने वाली बात यह है कि क्या रचना को अपनी बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या मोबाइल उसके लिए ज्यादा जरूरी था, जो जरा सी डांट पर आहत होकर ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया? मोबाइल हमारे काम को आसान तो बनाता है, लेकिन इसकी लत लगना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्यार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लैला मजनू की कहानी, ही रांझा की कहानी। लेकिन एक अजब सी प्रेम की गजब कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्यार का नशा जब सिर पे चढ़े तो क्या बुरा क्या भला। तस्वीर में दिख रहा ये लड़का, या फिर इसे सिरफिरा आशिक कहें, इस प्रेमी विश्वनाथ ने अपने खुद के अपहरण की साजिश रची। 16 फरवरी को उसने अपने परिजनों को फोन किया और कहा कि कुछ कार सवारों ने उसका अपहरण कर लिया है, जल्द से जल्द 50,000 रुपए उनके खाते में डाल दें। ऐसा अपहरण करने वालों की डिमांड है। परेशान परिजन
अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया और अंबिकापुर से विश्वनाथ को बरामद किया गया। अब पुलिस के सामने पोल खुल गई थी तो सच्चाई भी बाहर आ गई। दरअसल इस सिरफिरे प्रेमी ने कंप्यूटर क्लास की फीस से प्रेमिका को गिफ्ट दे दिया था और अब इच्छा थी कि प्रेमिका को फोन गिफ्ट करने की, लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे में पैसों के लिए प्रेमी ने ये झूठी साजिश रची। लड़का विश्वनाथ करके है, तोनी गांव का है। ये अपने माँ बाप को खबर किया फोन से कि मेरे को अपहरण कर लिए हैं बाबा चौक प्रतापपुर से और 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। जैसे घटना को खबर लगा, ये थाने में आके सूचना दी कि हमारा लड़का इस टाइप का बता रहा है, मुझे एक कार में अपहरण करके ले जा रहे हैं और जो अपहरण किए हैं वो लोग 50,000 की मांग कर रहे हैं करके। तत्काल पुलिस हरकत में आई। पूछताछ में एक मामला फर्जी पाया गया है, लड़का द्वारा छल किया गया है। क्या कार्रवाई की गई इसमें? अब उसके खिलाफ में पूछताछ बाद उनके द्वारा छल किया गया है, उसके खिलाफ विधि सम्मत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेमी फोन तो गिफ्ट कर नहीं पाया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में जरूर फंस गया। अब फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की बेटी जमकर बरसी। भारत कई दशक से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश और चीन इस मांग को दरकिनार कर रहे हैं। इसी वजह से यूएन में भारतीय राजदूत रुचिका कंबोज ने इन देशों को जमकर लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में गरजी भारत की बेटी। चीन, अमेरिका, रूस सबको धो डाला। दूसरे विश्व युद्ध में बने संयुक्त राष्ट्र में अब भी 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का ही दबदबा बना हुआ है। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबी समय से चल रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इतने सालों में भारत, जर्मनी और जापान जैसी कई नई ताकतें उभर कर आई हैं और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्यों का पतन हुआ है, लेकिन अब तक भारत की मांगों का कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में एक बार फिर भारत ने 5 स्थायी देशों को खरी सुनाई। Our question therefore is, how much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? This must change. भारत कई सालों से संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता का दावा पेश कर रहा है। कई देशों ने इसका समर्थन भी किया है। हालांकि चीन नहीं चाहता कि भारत को स्थायी देशों में शामिल किया जाए। चीन चाहता है कि वो एशिया में अकेला ऐसा देश रहे जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो। इसी वजह से चीन लगातार भारत की राह में खुद भी और पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के जरिए रोड़ा अटकाता रहता है, लेकिन भारत अपने साथ साथ दूसरों की लड़ाई भी अच्छे से लड़ता है। ये बात भारत की बेटी ने सभी देशों को बता दी। We might all broadly agree that the historical injustices perpetrated against the global south can no longer be ignored. And it is time to rectify these disparities by ensuring greater representation for regions like Asia, Latin America and Africa on the United Nations Security Council. दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के मकसद से की गई थी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास वीटो शक्ति है और वो किसी प्रस्ताव को आसानी से रोक देते हैं। इन देशों का संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर व्यापक प्रभाव है। भारत और दूसरे देशों ने साफ कह दिया है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए यूएनएससी को सुधारों से गुजरना होगा। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और
ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करे। भारत सक्रिय रूप से यूएनएससी के भीतर सुधार के लिए जोर दे रहा है। भारत G4 ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें जर्मनी, जापान और ब्राजील भी शामिल हैं। इन 4 देशों ने यूएनएससी के विस्तार को बढ़ावा देने और स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। वहीं G4 को रोकने के लिए चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने अपना एक अलग गुट बनाया है और सुधारों का विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि यूएनएससी में सुधार कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन होगा, ये सवाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। चुनाव हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार गठबंधन को लेकर जोड़ तोड़ ही चल रहा है। पहले तो चुनाव आयोग के नतीजे घोषित करने में 3 दिन का वक्त लगा और जब आए तय सरकार तो बन गई, लेकिन जमकर धांधली हुई और अब इन्हीं नतीजों और धांधली के खिलाफ पीटीआई समेत तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर उतर चुके हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। अब आजमाने के लिए बच्चा क्या है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। शायद अब्बासी साहब एक मर्तबा कहते थे एक शाह से 2-3 साल पहले कि एक वक्त आएगा कि कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। वो वक्त शायद आ चुका है, क्योंकि चुनाव के नतीजे घोषित हुए 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ। लेकिन चुनाव में जैसी धांधली हुई, उसने पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ जरूर धकेल दिया है। अब तक आपने चुनाव में गड़बड़ झाले की सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी। अब आप एक बड़े अधिकारी का कबूलनामा भी सुन लीजिए, जो खुद इस धांधली का हिस्सा रहा। लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। सर उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे, सीनियर अफसरान जो भी थे। लियाकत अली भले ही मुंह घुमाकर चले गए हों, लेकिन उस शख्स का नाम सबको पता है, जिसके इशारे पर जीतने वालों को हराया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, कमिश्नर ने जिसका नाम नहीं लिया, उसके इशारे पर कमिश्नर के खिलाफ 1 घंटे के अंदर ही कार्रवाई हो गई, वो भी बिना किसी रिपोर्ट के। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से सहूलतकारी का मामला, रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर रावलपिंडी को तहवील में ले लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात में धांधली और नताइज तब्दीली का एतराफ किया था। कमिश्नर रावलपिंडी को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इधर रावलपिंडी के कमिश्नर ने खुलासा किया, उधर वो गिरफ्तार हो गए। इत्तेफाक देखिए, रावलपिंडी में ही सेना का हेडक्वार्टर है। अब इससे ज्यादा तानाशाही और क्या होगी। पाकिस्तान में हुए चुनाव का भूतकाल आपने कमिश्नर के कबूलनामे से जाना, वर्तमान आपने कमिश्नर की गिरफ्तारी के जरिए देख लिया। लेकिन पाकिस्तान का भविष्य और ज्यादा खतरे में है, चूंकि विपक्षी नेता पीर सिगवतुल्लाह शाह रशीदी ने नई सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि यहाँ फिर से 1971 वाला माहौल बन रहा है। इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धांधली के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल सभी पार्टियां सड़क पर उतर चुकी हैं और प्रदर्शन के जरिए नतीजों के खिलाफ विरोध जता रही हैं। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। पाकिस्तान में अब हालात इमरजेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक खुले तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर हैं, लेकिन इस सब के बीच पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया।
सबसे ज्यादा समर्थक उम्मीदवारों की जीत के बावजूद इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं और वो संसद में विपक्ष में बैठेंगे। साथ ही वो पंजाब विधानसभा में भी विपक्ष में रहेंगे। अब तक यकीनन सियासतदानों पर बहुत से इल्जामात लगते रहे हैं, सियासी पार्टियों पर इल्जामात लगे रहते हैं कि ये इक्तिदार की भूखी हैं, लेकिन खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासिब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई ने भले ही विपक्ष में बैठने का फैसला लिया हो, लेकिन वो चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखेगी। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ और फिलहाल जैसा गदर मचा हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान में तानाशाह लौट आया है और अब हाशिए पर खड़े इस मुल्क की बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।